हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल सीरीज के आज के इस वीडियो में मैं जयेंद्र मिश्रा आप सभी का वेलकम करता हूं इस चैनल पे, जिसका नाम है एमजे सर फिजिक्स। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम जितने भी फिजिक्स के चैप्टर्स होते हैं उन सभी चैप्टर्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स के टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस हो रही है, ताकि आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को अच्छे से डील कर सकें। आपका फिजिक्स या न्यूमेरिकल का डर है वो दूर हो सके और आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर सके। तो आइए विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए आज का टॉपिक देखते हैं। टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ये इसका बेसिक लेवल है। इसके बाद भी इसके वीडियोस आएंगे जिसमें हम मॉडरेट और कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बट स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है इस बात का कि जिस भी टॉपिक के न्यूमेरिकल आप सॉल्व करें वो टॉपिक कंसेप्चुअल और फॉर्मूला वाइज दोनों आपको समझ में पहले से ही रखना है। विदाउट कंसेप्ट और फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व होंगे। और जब आपके कंसेप्ट और फॉर्मूले आपको क्लियर हो जाए तो आप बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पहले ट्राई करिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपका कंसेप्ट और फॉर्मूला क्लियर है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में? द डायमेंशन ऑफ ए ब्लॉक इज 100 मीटर, 1 मीटर एंड 1 मीटर। एक ब्लॉक है जिसकी लेंथ दी गई है आपको 100 मीटर, ब्रेथ दिया गया है 1 मीटर और हाइट भी दी गई है कितनी? 1 मीटर। ठीक है, क्या निकालना है? द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द ब्लॉक इज, ब्लॉक का जो रेजिस्टिविटी दिया गया है वो भी आपको दिया गया है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द ब्लॉक इज 4 into 10⁻⁻6 ओम मीटर। रेजिस्टिविटी आपको दिया गया। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस अक्रॉस इट्स स्क्वायर फेसेस। तो रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट रेजिस्टिविटी के रिस्पेक्ट में? रो एल बाय ए। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है, रेजिस्टिविटी से रिलेटेड। तो रेजिस्टिविटी का वैल्यू यहां पे रखेंगे 4 into 10⁻⁻6। ठीक है, लेंथ कितनी है? 100। तो 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 10 का स्क्वायर 100 होता है, डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया मतलब ब्रेथ इनटू हाइट, तो 1 into 1। तो रेजिस्टेंस यहां पे 4 into 10⁻⁻6 और +2 -4 डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो यही वैल्यू आएगा। तो रेजिस्टेंस आ गया 4 into 10⁻⁻4 ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। तो ये आंसर है 4 into 10⁻⁻4 ओम। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे क्या है? करेक्ट है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे ये फॉर्मूला अप्लाई करना था। क्लियर? चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है देखें। इफ ए कॉपर वायर इज स्ट्रेच टू मेक इट्स क्रॉस सेक्शन रेडियस 0.1% थिनर। थिनर मतलब पतला हुआ है, कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ठीक है, देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस? देखो, रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में रो एल बाय ए होता है, मतलब रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया 0.1% रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो यही पूछा है कितने परसेंट इंक्रीज होगा। ठीक है, तो देखो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए। ठीक है, अब देखो क्या किया गया है। A copper wire is stretched to make its cross sectional radius 0.1% thinner। मतलब ये वायर है जिसकी लेंथ L है, इसको स्ट्रेच किया। स्ट्रेच करोगे तो इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, बट क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये आपने पढ़ा होगा कि जब किसी वायर की लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, बट इसका जो मोटाई है, विड्थ है, ये क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो विड्थ कम हुई तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या हुआ? रिड्यूस हुआ। तो देखो, स्ट्रेचिंग वगैरह का केस आपने पढ़ा होगा कि एरिया से रिलेटेड कंसेप्ट है, तो एरिया से मल्टीप्लाई, एरिया से क्या करेंगे? डिवाइड।
तो यहां पे देखो रेजिस्टिविटी एल इंटू में ए वॉल्यूम, लेंथ इंटू में एरिया इज वॉल्यूम, और ए स्क्वायर आ गया। अब देखो क्या वायर को स्ट्रेच करने से मटेरियल का नेचर चेंज हो गया? प्लास्टिक था तो प्लास्टिक ही रहेगा, तो रेजिस्टिविटी सेम। वॉल्यूम चेंज करने, स्ट्रेचिंग करने से वॉल्यूम, अंदर के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, वॉल्यूम उतना ही रहता है। भाई पहले लेंथ इतनी थी, एरिया ए था, अब लेंथ क्या हो गई 12, खींच दी तो एरिया आधा हो गया a/2, तो वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा ना, वॉल्यूम सेम रहेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम सेम, तो मतलब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर दिख रहा है, यहां पे एरिया का स्क्वायर दिख रहा है। अब देखो यहां पे एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, सामने से किसी वायर का यहां पे देखोगे शेप कैसा दिखेगा? सर्कल, तो एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, बाहर स्क्वायर, तो रेजिस्टेंस यहां पे स्मॉल आर कर लो ताकि स्मॉल आर का स्क्वायर, और ये हो गया आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया पाई आर स्क्वायर और बाहर भी स्क्वायर, तो यहां से क्या दिखा? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर पावर 4, रेडियस की पावर 4 हो गया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर पावर -4। भाई इसको ऊपर लेके आओ तो पावर प्लस में है तो किस में हो जाएगी? माइनस में, तो आर पावर -4 हो गया। ध्यान रखना है, जब भी आप नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लेके आओगे तो जो भी पावर है उसका साइन अपोजिट हो जाएगा। प्लस था, ऊपर गया तो माइनस, माइनस है ऊपर, नीचे ले आओगे तो वापस से प्लस। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी हो गई। बट मुझे पर चेंज बताना है, प्रोपोर्शनैलिटी को आप चेंज के रिलेशन में चेंज करेंगे तो डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू -4, रेजिस्टेंस के चेंज को रेडियस के चेंज के रिलेशन के साथ मैच करना है, तो डेल्टा आर बाय आर, और परसेंटेज में है तो 100% का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखो डेल्टा आर बाय आर इंटू में 100%, परसेंटेज में निकालना था तो इधर भी 100 का मल्टीप्लाई होगा, और इधर डेल्टा बाय आर इंटू में 100%, कितना चेंज बोला था? 0.1, 0.1, तो ये -4 यहां पे रखो, और डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है मतलब ये 0.01% डिक्रीज हुआ है, तो -0.1 लिखोगे यहां पे, -0.1%, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो +4% इंक्रीज हुआ है रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, डिक्रीज हुआ था तो माइनस ले लिया, तो -0.1% डिक्रीज हुआ है एरिया, तो रेजिस्टेंस +4% क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? सॉरी, +0.4, गलती हो गई ना, +0.4% है ना, +0.4% हो जाती है गलतियां। ठीक है, +0.4% इंक्रीज हुआ है रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पॉज करें, नोट करें। ये रहा, क्या लिखा है, पढ़े इसको भी। A wire of resistance 5 ohm is drawn out so that its length is increased to the twice its original length. Calculate the new resistance. आप देखो ध्यान से, स्ट्रेचिंग वाला केस, ये लेंथ को L से क्या कर दिया? 2L कर दिया। ठीक है, तो ध्यान से देखो, जब लेंथ इनिशियल, मान लो इनिशियल लेंथ L है, तो रेजिस्टेंस इनिशियल वाला कितना है? 5 ओम है। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम है। अब क्या किया गया? इट्स लेंथ इज इंक्रीज टू द ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो अगर फाइनल लेंथ स्ट्रेचिंग करने के बाद खींच दिया वायर को, तो L से कितनी हो गई? 2L हो गई, तो लेंथ डबल हो गई, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा? ये चीज, तो स्ट्रेचिंग वाले केस में क्या होता है? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के स्क्वायर के होता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ स्क्वायर, स्ट्रेचिंग का केस है ये। ठीक है, तो आप देखो आर इनिशियल अपॉन आर फाइनल इज इक्वल टू लेंथ इनिशियल इज L, लेंथ फाइनल इज 2L, इसका क्या हो गया? स्क्वायर।
इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है 5, फाइनल रेजिस्टेंस हमें पता करना है, एल स्क्वायर बाय 4L स्क्वायर हो जाएगा ये, एल का स्क्वायर एल स्क्वायर, 2L का स्क्वायर 4L स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, 4 इधर मल्टीप्लाई करो और आर फाइनल को उधर लेके जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आर फाइनल इज इक्वल टू 5 इंटू में क्या हो गया 4, 5 4 20 ओम हो गया आंसर। ठीक है, रेजिस्टेंस 20 ओम हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, स्ट्रेचिंग वाले केस में लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल के होता है, स्क्वायर के। ठीक है, जब भी स्ट्रेचिंग का केस हो तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ के स्क्वायर के, और एरिया के क्या होगा, एरिया के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट, क्या लिखा है, पॉज करके खुद भी ट्राई करना है, खुद भी, ये नहीं कि मैं सॉल्व कर रहा हूं तो मेरा ही देख के सिर्फ सॉल्व करो, खुद से भी ट्राई करो। गलती होगी, होने दो गलती, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गलती होगी तभी तो आप गलतियों को पकड़ोगे, सीखोगे कि यहां दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। चलो पढ़ते हैं। 3 कॉपर वायर्स आर अवेलेबल विथ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरियाज। 3 कॉपर वायर्स है, तीनों के लेंथ और एरियाज दिए गए हैं, बताना है इनका रेजिस्टेंस के रिलेटेड। ठीक है, कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसका रेजिस्टेंस कम है, किसका रेजिस्टेंस सबसे कम है। तो देखो, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, सॉरी फॉर्मूला लिख लेते हैं, इज इक्वल टू रो एल बाय ए। कोई स्ट्रेचिंग वगैरह नहीं है, सिंपल लेंथ एरिया लेंथ एरिया लेंथ एरिया दिया हुआ है, तो अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो R1 निकालते हैं, तो R1 की लेंथ L है, एरिया A है, तो रो L बाय A। भाई तीनों ही कॉपर वायर के हैं तो तीनों की रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, मटेरियल पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। तीनों कॉपर वायर के हैं तो तीनों की रेजिस्टिविटी सेम, क्योंकि रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है। अब R2 देखो, रेजिस्टिविटी सेम है, लेंथ कितनी हो गई 2L, 2L अपॉन एरिया कितना है A बाय 2, तो ये A बाय 2 हो गया। 2 कहां आया ऊपर, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो R2 का वैल्यू 4 रो L बाय कितना हो गया A, ये R2 हो गया। R3 निकाल लें, रेजिस्टिविटी सेम, लेंथ कितनी L बाय 2, L बाय 2 अपॉन एरिया कितना 2A, तो 2A यहां गया, तो रो L बाय 2A इधर गया, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4A। अब देखो R2 का वैल्यू R1 से 4 गुना ज्यादा है। भाई ये रो L बाय A है, ये 4 रो L बाय A है, तो ये 4 ज्यादा हुआ ना, ये 1 रो L बाय A है और ये 4 रो L बाय A है, तो 4 गुना ज्यादा है। और ये क्या रो L बाय 4A है, मतलब ये 4 गुना कम है इससे। तो सबसे ज्यादा कौन सा हुआ, R2 का वैल्यू सबसे ज्यादा है, फिर R1 का वैल्यू है, फिर सबसे कम किसका रेजिस्टेंस है R3 का। ठीक है, R3 का सबसे कम है, तो ये रिलेशन बन गया R2 इज ग्रेटर देन R1 इज ग्रेटर देन R3। मिनिमम फॉर वायर क्रॉस सेक्शन एरिया 2A, ये ऑप्शन करेक्ट है। रेजिस्टेंस मिनिमम फॉर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A मतलब R3 का रेजिस्टेंस का वैल्यू, सॉरी R3 के एरिया का वैल्यू 2A है, तो एरिया सबसे ज्यादा है, लेंथ भी हाफ है, तो रेजिस्टेंस सबसे कम है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस मिनिमम फॉर वायर क्रॉस सेक्शन एरिया 2A, जिस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया 2A है उसका रेजिस्टेंस सबसे कम है। चलो पॉज करो, नोट करो, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, क्या लिखा है पढ़ो, पढ़ना है, खुद से भी ट्राई करना है। चलो देखें, द लेंथ ऑफ ए गिवन सिलेंडर वायर इज इंक्रीज्ड बाय 100%। फिर से स्ट्रेचिंग का केस है, अगर एक लेंथ L है
तो उसको 100% इंक्रीज कर दिया गया, मतलब एल से कितना कर दिया गया 2l। भाई एल लेंथ है, 100% और इंक्रीज कर दो तो 2 गुना हो गई ना, 100 तो पहले ही थी, 100% और खींच दी तो 2 गुना हो गई। तो चलो, ड्यू टू द कॉन्सिक्वेंट डिक्रीज इन द डायमीटर द चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज, तो क्या बताया था, वायर को स्ट्रेच करोगे तो लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ी पर उसका विड्थ क्या हुआ, कम हुआ ना, विड्थ कम हुआ मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया कम हुआ। तो देखो इनिशियल लेंथ एल है, इनिशियल एरिया ए है, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इनिशियल रेजिस्टेंस मान लिया हमने आर है, मान लिया लेट करके, लेट। अब देखो 100% बढ़ा दिया फाइनल लेंथ को, फाइनल लेंथ को 100% बढ़ाओगे तो डबल हो जाएगी। भाई तुम्हारे पास 100 रुपए है, मैं तुम्हें 100% और दे दूं तो 100 का कितना हो गया, डबल हो गया 200। तो वही चीज एल का कितना हो गया 2l। क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया a/2 हो जाएगा, लेंथ डबल तो एरिया आधा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखो फाइनल रेजिस्टेंस हम पहले पता कर लें, फाइनल रेजिस्टेंस पता कर लें तभी परसेंटेज चेंज मिलेगा, क्योंकि परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस क्या होता है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन आर इनिशियल इंटू में 100%, है ना, ये फॉर्मूला होता है परसेंटेज निकालने का। तो देखो आर फाइनल हमें निकालना है, तो आर फाइनल कैसे निकालोगे, देखो आर फाइनल इज इक्वल टू रो एल बाय ए, ये फॉर्मूला। तो रो कितना है, रेजिस्टिविटी तो सेम है, मटेरियल तो वही है, उसी को तो स्ट्रेच कर रहे हैं। लेंथ कितनी हो गई 2l और एरिया कितना हो गया a/2, 2 कहां आया ऊपर, तो आर फाइनल कितना आ गया 2 इंटू 2 4 रो एल बाय ए। ठीक है, रो एल बाय ए, मतलब अगर मैं इनिशियल रेजिस्टेंस को लिखूं तो इनिशियल रेजिस्टेंस क्या होगा, रो एल बाय ए तो होगा, लेंथ ए है, एरिया ए है, तो इनिशियल रेजिस्टेंस कितना होगा आर। तो इस वैल्यू को यहां पे रख दें तो आर फाइनल कितना होगा 4r। तो ये रो एल बाय है, ये कितना है 4 रो एल बाय है, तो 4 गुना ज्यादा है तो 4r हो गया। तो अपने पास देखो दोनों वैल्यूज आ चुके हैं। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो, आर फाइनल 4r है और आर इनिशियल r है, अपॉन कितना होगा, इनिशियल भी r है, इंटू में 100%। देखो फाइनल रेजिस्टेंस 4r, इनिशियल रेजिस्टेंस r है, 4r माइनस r इज 3r बाय r, इंटू में क्या हो गया 100%, r से r कैंसिल, 3 इंटू 100 कितना आ गया 300% इंक्रीज हुआ, 300 गुना ज्यादा। तो ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है, 300 गुना ज्यादा। क्यों, क्योंकि लेंथ बढ़ी, लेंथ बढ़ने से भी रेजिस्टेंस बढ़ा, लेंथ बढ़ने से क्रॉस सेक्शन एरिया कम हुआ, तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम हुआ तो भी रेजिस्टेंस बढ़ा। ठीक है, तो 300 गुना बढ़ गया। चलो नेक्स्ट यहां पे देखते हैं, ए कंडक्टर विद रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हैज डायमेंशंस a2a4 है। एक रेक्टेंगल दिया गया है जिसके डायमेंशंस आपको दिए गए हैं, ये वाली लेंथ है यहां से यहां तक की, ये सीधी वाली, ये है 4a, मतलब इधर से इधर a से b वाली 4a है, a और b, ये रहना a और b, तो 4a है। फिर उसके बाद एज शोन इन द फिगर, फिर और क्या दिया है, देखो ऊपर c है नीचे d है, तो c और d मतलब ये c और d को क्या दिया गया है a। और देखो एक ऐसी है, ऐसी भाई ऐसे है, तो इधर और इधर वाली दे दी तुम्हें, इधर और इधर वाली, ऊपर वाली और नीचे वाली भी दे दी। अब बची कौन सी, ये वाली, ये तो f और e, ये वाली, ये कितनी है 2a है। ठीक है, ये सारे डायमेंशंस दिए गए हैं इस रेक्टेंगल में। भाई लेंथ होता है
ब्रेथ होता है और हाइट होती है। तो लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट तीनों दिए गए हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी इज एक्स, ए बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस एक्स है। सी डी के अक्रॉस वाई है और ई एफ के अक्रॉस कौन सा है, जेड है। देन तो हमें बताना है कि क्या रिलेशन है तीनों रेजिस्टेंस का। तो भैया लेंथ दी गई है। अब इस रेक्टेंगुलर शेप बॉडी को ना स्ट्रेच किया गया है, कुछ नहीं किया गया है, तो सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, लेंथ। मतलब जिस क्रॉस सेक्शन की लेंथ ज्यादा है ना, जहां दो दो क्रॉस सेक्शन के बीच की लेंथ ज्यादा रहेगी वहां का रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा। तो सबसे ज्यादा लेंथ कहां है, ए बी की, तो ए बी का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद ई एफ की तो इससे कम है, और सबसे कम किसकी लेंथ है, सी डी की, तो सबसे कम है वाई वाला रेजिस्टेंस। सबसे ज्यादा लेंथ तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस, उससे कम लेंथ तो उससे कम रेजिस्टेंस, सबसे कम लेंथ तो सबसे कम रेजिस्टेंस। तो x इज ग्रेटर देन z और z इज ग्रेटर देन y। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पे करेक्ट है। ठीक है, ना ही कोई स्ट्रेचिंग की गई थी, यहां पे नॉर्मल एक बॉक्स रख दिया गया था रेक्टेंगुलर शेप का, उसका लेंथ दिया था, हाइट दी हुई थी और विड्थ दी हुई थी। तो सारे टर्म्स दिए हुए थे, सबकी लेंथ दी थी, जिसकी लेंथ ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। चलो अब बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, ये रहा, द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर इज डिपेंड ऑन। देखो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल के नेचर पे, कि मटेरियल कैसा है। तो कहेंगे मटेरियल पे डिपेंड करती है ना। तो रेजिस्टिविटी ध्यान रखना, रेजिस्टिविटी ऑफ वायर इज डिपेंडेंट, कौन से मटेरियल का वायर है उस पे डिपेंड करेगी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। रेजिस्टिविटी हमेशा ध्यान रखना मटेरियल पे डिपेंड करती है, कि मटेरियल का नेचर कैसा है। चलो फिर उसके बाद द इलेक्ट्रिक फील्ड ई, करंट डेंसिटी जे एंड कंडक्टिविटी सिग्मा ऑफ द कंडक्टर आर रिलेटेड एज। तो देखो J इज इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू में E, ये रिलेशन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहां से सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, J बाय E, क्योंकि सिग्मा से रिलेटेड है, तो सिग्मा इज इक्वल टू J बाय E। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट। फॉर्मूला 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 याद रखने के लिए है ये क्वेश्चंस, ताकि आपको फॉर्मूले याद रहे। और आपके नोट्स में नहीं है मतलब आप चेक करो कि आपके नोट्स इनकम्प्लीट है फिर। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा नेक्स्ट, द कंडक्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर इज। देखो सुपर कंडक्टर की कंडक्टिविटी पूछा गया है कि कंडक्टिविटी क्या होगी। तो सुपर जो भी कंडक्टर होता है उसका रेजिस्टेंस होता है 0। ठीक है, द कंडक्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर पूछा है तो इसका रेजिस्टेंस 0 रहता है। रेजिस्टेंस 0 है और कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू यहां पे रखो, सुपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस 0, तो 1/0 मतलब कंडक्टिविटी क्या है, इनफाइनाइट है। क्या है, इनफाइनाइट। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ध्यान रखना है सुपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 होता है। रेजिस्टेंस 0 मतलब करंट और चार्जेस इजीली बहुत तेजी से फ्लो करेंगे, कोई रोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है। रेजिस्टेंस 0 है तो कंडक्टिविटी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। ठीक है, चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा, इजी है, बेसिक क्वेश्चन, इसीलिए कहता हूं बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। हमें लगता है कि छोटे क्वेश्चन, ठीक है छोटे क्वेश्चंस हैं, बट छोटे क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि कंसेप्ट और फॉर्मूले इन्हीं से क्लियर होते हैं। ठीक है, चलो क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ो जरा।
व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल वायर, रेजिस्टिविटी पूछा गया है, दैट हैज द लेंथ, तो लेंथ कितनी दी है, वायर की लेंथ 2 मीटर है, एंड हैज अ डायमीटर, डायमीटर दिया गया है 0.6 मिलीमीटर, तो इसको मीटर में चेंज कर लो, 0.6 इंटू 10⁻³ मीटर हो गया डायमीटर। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस, वायर का रेजिस्टेंस दिया है 50 ओम। क्या निकालना है अपने को, रेजिस्टिविटी निकालनी है। तो देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टिविटी से रिलेटेड ρL/A, यही फॉर्मूला देखो इतनी बार यूज हो गया, इतनी बार यूज होने के बाद हमें याद हो जाता है, इसीलिए बेसिक लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। अब देखो रेजिस्टिविटी निकालनी है, तो ये एरिया इधर डिवाइड में इधर आए तो मल्टीप्लाई, और लेंथ इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड, तो ये फॉर्मूला बन गया। अब रेजिस्टिविटी निकालने के लिए वैल्यूज रख दो, आर का वैल्यू कितना है 50, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का होता है सर्कल जैसा, तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर डायमीटर का हाफ होता है, तो डायमीटर d/2 का क्या हो गया स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, अपॉन लेंथ कितना है 2, तो ये 2 रख दिया। अब आगे देखो 50 इंटू में पाई का वैल्यू 22/7 इंटू में डी का वैल्यू कितना है 0.6 इंटू 10⁻³ तो इसका स्क्वायर होगा, तो 0.6 इंटू 10⁻³ का क्या कर दिया हमने स्क्वायर, डिवाइडेड बाय नीचे 2 भी तो है, 2 का स्क्वायर कितना 4, ठीक है, सॉरी ये 2 का स्क्वायर 4 है, नीचे एक और 2 है 2, देखा ना, ये तो डी कितना है 0.6 इंटू 10⁻³ उसका स्क्वायर, और नीचे 2 का स्क्वायर भी कितना 4, और ये नीचे 2 तो ये रहा 2। अब देखो 50 इंटू में 22/7 इंटू में 0.6 का स्क्वायर 0.36 इंटू में 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻⁻6, और 4 2 जा कितना हो गया 8, ठीक है, 4 2 जा क्या हो गया 8 हो गया, ठीक है। अब देखो इन तीनों का मल्टीप्लाई करो, तो ये आएगा 396, 50 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 0.36, तो 396, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56 इंटू में 10⁻⁻6। अब इससे इसको डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट 7 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर, ये रहने वाला है आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे क्या कर रहा है मैच कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये रहे आज के वीडियो के क्वेश्चंस, आज का ये वीडियो यहीं पे अब हम एंड करेंगे। ध्यान रखना है अगर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है तो कंसेप्ट और फॉर्मूले आपके अच्छे से लर्न होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स अगर सॉल्व करना सीखना है तो सिंपल सी कहानी ये है कि पहले बेसिक लेवल से ट्राई करें, और इसीलिए ये सीरीज चालू की गई है ताकि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, जिससे आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स का लेवल धीरे धीरे बढ़े। एक बार में लेवल नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से ही बढ़ेगा। तो प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेस्ट होते जाओगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के नेक्स्ट लेवल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।